विजयनगर शुरू हो गया था। विजयनगर शुरू हो गया था तो हमने संगम वंश पढ़ लिया। हमने क्या देखा, सुनो, विजयनगर जब हम पढ़ रहे हैं तो ये प्रांतीय राज्य है, ठीक है। जब दिल्ली सल्तनत में कई सारे राजवंश स्थापित हो रहे हैं, उसी समय दक्षिण भारत में एक नया साम्राज्य स्थापित हो रहा है जिसका नाम विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। ये किसके काल में आज़ाद हुआ, तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ठीक है। कहाँ स्थापित था, तो आप कहेंगे कर्नाटक के हम्पी में, ठीक है। इस विजयनगर साम्राज्य का जो शासन काल है 1336 से लेकर 1652, यानी लगभग देखा जाए तो 320-22 सालों का इतिहास इन्होंने कवर किया है ना। इस वंश में इस साम्राज्य में 4 वंशों का काल देखना है। पहला संगम वंश है, दूसरा सुलुभ वंश है, तीसरा तुलुभ वंश है और चौथा अरवीडू वंश है। कल तक की क्लास में हमने संगम वंश पढ़ लिया था, है ना। तो विजयनगर का पहला वंश क्या है, संगम वंश। टाइम पीरियड 1336 से 1485। इस संगम वंश को शासित करने के लिए कितने राजा थे, 7। पहला जो इसका संस्थापक भी है जिसका नाम हरिहर है, ये बड़ा भाई है। इसके बाद गद्दी पर बैठा इसका छोटा भाई बुक्का। हरिहर का टाइम पीरियड 1336 से 1356। बुक्का का टाइम पीरियड 1356 से 1377, है ना। इसके बाद हरिहर सेकेंड, इसने शासन की बागडोर संभाली 1377 से 1404। हरिहर के बाद देवराय फर्स्ट 1404 से 1422। इसके बाद देवराय सेकेंड 1424 से 1446। फिर मल्लिकार्जुन 1446 से समथिंग, और इसके बाद विरूपाक्ष सेकेंड जिसका अंतिम टाइम पीरियड 1485 है। समझ में आई मेरी बात? कहाँ जा रहे हैं आप? आए डाल दो 1485। अब जब हमने देखा था जिसकी स्थापना हरिहर नामक व्यक्ति ने की संगम वंश की, उसका अंत विरूपाक्ष सेकंड के काल में हो गया, ठीक। विरूपाक्ष को यानी विरूपाक्ष की हत्या इसी के पुत्र ने की जिसका नाम क्या है, सालुव नरसिंह। ये कौन है, तो ये विरूपाक्ष द्वितीय का पुत्र है। अपने पुत्र की हत्या करके सालुव नरसिंह ने संगम वंश का अंत किया और एक नए वंश को स्थापित कर दिया जिसे हम सालुव वंश के नाम से जानते हैं। तो दूसरा वंश कौन सा, सालुव। टाइम पीरियड छोटा समय काल है 1485 से लेकर 1504। जब एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या की तो इस घटना को प्रथम बला प्रहार कहा गया। क्या कहा गया, मतलब बल के माध्यम से प्रहार किया और प्रहार करके अपने पिता का अंत करके एक नए वंश की स्थापना कर दी। इस घटना को क्या कहा गया, प्रथम बला प्रहार। मेरी बात याद रखोगे। और इसके बाद आ गया कौन सा वंश, सुलुभ वंश। तो आज हम सुलुभ वंश, तुलुभ वंश और अरवीडू वंश तीनों की चर्चा करेंगे। टाइम पीरियड 1485 से 1504, ठीक है। हाँ, पहला शासक कौन है, तो संस्थापक कौन हुआ, इसका संस्थापक सुलभ नरसिंह, ठीक है। डाला है,
अब सुलभ नरसिंह जब गद्दी पर बैठा तो टाइम पीरियड है 1485 से 1490, यानी 5 साल का अल्प काल का समय इसका है। क्या हुआ? सुलभ नरसिंह के 2 पुत्र थे। पहला, एक है तिम्मा और दूसरा है इम्माड़ी जयसिंह या इम्माड़ी नरसिंह। किसके पुत्र? सुलभ नरसिंह के 2 पुत्र। पहले का नाम तिम्मा है, दूसरे का नाम, ये बड़ा है और ये, तो राजा किसको बनना चाहिए था? लेकिन ये राजा नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि इम्माड़ी नरसिंह को या इम्माड़ी जयसिंह को सुलभ नरसिंह के सेनापति, जिसका नाम नरसा नायक था, इसने इम्माड़ी जयसिंह को संरक्षण प्रदान कर दिया और राजा की गद्दी किसको मिल गई? समझ गए? जैसे ही इम्माड़ी जयसिंह नरसा नायक के संरक्षण में गद्दी पर बैठा, यानी 14 वर्ष के शासनकाल में ये गद्दी पर तो बैठ रहा है, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथ में? वास्तविक शासक कौन है? नरसा नायक। मेरी बात समझे? जो भी काम करेगा वो नरसा नायक के कहने से करेगा। तो नरसा नायक संगम सुलभ वंश का सबसे प्रतापी सेनापति है, जो राजा नहीं है लेकिन फिर भी वो सारे राजा के काम कर रहा है। ठीक है? ऐसे में जब तक ये शासन करेगा, इसी के बाद नरसा नायक का पुत्र है जिसका नाम ये कौन है? ये नरसा नायक का पुत्र है। ठीक है? ये वीर सिंह इम्माड़ी जयसिंह को मार देगा। किसको मार देगा? वीर सिंह इम्माड़ी नरसिंह को मार देगा और सुलभ वंश का अंत कर देगा। और विजयनगर के साम्राज्य में एक नया वंश उभरकर सामने आ जाएगा, जिसका नाम समझ गए? तो फिर से देखो, संगम वंश का संस्थापक कौन? यानी विजयनगर का पहला साम्राज्य कौन सा वंश? संगम वंश। संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने संगम वंश को स्थापित किया अपने पिता के नाम पर। ठीक? कितने वर्ष का शासन है? तो तुम कहोगे 1336 से लेकर 1485 तक विजयनगर की गद्दी पर संगम वंश का अस्तित्व स्थापित रहा, जिसका अंतिम शासक कौन है? वीरूपाक्ष सेकंड। इस वीरूपाक्ष सेकंड को इसी का पुत्र सालुम नरसिंह मार देगा, जिसे प्रथम बलापहार की उपाधि दी गई और एक नए वंश को स्थापित कर देगा। कौन सा वंश? सुलभ वंश। टाइम पीरियड 1485 से 1504। संस्थापक तो सुलभ नरसिंह है। सुलभ नरसिंह के 2 पुत्र तिम्मा और इम्माड़ी जयसिंह। तिम्मा बड़ा है, इम्माड़ी जयसिंह छोटा है। राजा बनना चाहिए था तिम्मा को, लेकिन बना कौन? इम्माड़ी जयसिंह। क्यों? क्योंकि इसको नरसा नायक नामक सेनापति का संरक्षण प्राप्त हो चुका था। इसके संरक्षण से वो गद्दी प्राप्त कर लेगा। ठीक है? गद्दी प्राप्त कर ली, लेकिन वास्तविक शासक कौन? अब नरसा नायक की शक्ति को बढ़ता हुआ देखते हुए इसका पुत्र इससे क्या हो जाएगा? द्वेष रखने लगेगा, जलन करने लगेगा। ऐसे में वो किसको मार देगा? इम्माड़ी जयसिंह को गद्दी से मतलब मार के गद्दी छीन लेगा और खुद गद्दी प्राप्त कर लेगा और एक नए राजवंश की स्थापना तुलु वंश की कर दी जाएगी। हाँ, तो जो भी हो, लेकिन मार दिया और एक नए वंश की स्थापना कर दी। तो प्रथम बलापार वो है जब वीरूपाक्ष की हत्या कर रहा है कौन? सुलभ नरसिंह। और ये द्वितीय बला प्रहार है। कौन सा? ये सेकंड बला प्रहार है। कब हो रहा है? जब वीर सिंह द्वारा इम्माड़ी जयसिंह की हत्या कर दी जाएगी और एक नए राजवंश की स्थापना हो जाएगी। कौन सा राजवंश? तुलुव वंश। मेरी बात समझे? अगर आपसे पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा है या सबसे शक्तिशाली वंश कौन सा है? तुलुव वंश। और तुलुव वंश में सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय है। तो विजयनगर साम्राज्य का पूरा इतिहास एक तरफ, कृष्णदेव राय का सारा इतिहास एक तरफ, दोनों ही पैरेलल बैठेंगे। यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो,
विजयनगर से अगर क्वेश्चन पूछता है तो कहाँ से पूछेगा वो? उसका सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? कृष्णदेवराय। मेरी बात समझे? तो इसको ध्यान से पढ़ना है ना? तुलुप वंश का टाइम पीरियड कितना है? तो ये गद्दी पर आ रहे हैं 1505 से 1570। कितने साल का? तो लगभग 65 वर्ष का इतिहास। क्या मेरे भाई? नहीं नहीं, ये पूरे तुलुप वंश का शासन है, ठीक है ना? नहीं समझे? जिसका पहला शासक कौन है? वीर नरसिंह। टाइम पीरियड 1505 से 1500। जैसे ही ये गद्दी पर बैठा, इसका एक काम याद रखना, इसने अपने साम्राज्य यानी विजयनगर की राजधानी, कौन सी राजधानी इस समय? अच्छा, विजयनगर की पहली राजधानी कौन सी है? एनेकोंडी। दूसरी राजधानी विजयनगर। यानी वीर नरसिंह के काल में विजयनगर की राजधानी क्या है? विजयनगर। और इसने अपनी राजधानी से विवाह कर समाप्त कर दिया। जी हाँ, नहीं, सिर्फ राजधानी से, संपूर्ण क्षेत्र से विवाह कर समाप्त करेगा कृष्णदेवराय। समझ गए? पक्का? 4-5 साल के शासन में इसने सबसे अच्छा काम क्या किया? इसके बाद इसकी डेथ होगी। किसकी? वीर नरसिंह की। अच्छा, वीर नरसिंह ने इस वंश का नाम तुलुप क्यों रखा? तो वीर नरसिंह का पापा कौन है जिसकी हत्या कर रहा है? नरसनायक। इसका पापा कौन है? इसका पापा है तुलुप, यानी पितामह है। कौन है? दादा है किसका? वीर नरसिंह ने तुलुप वंश का नाम अपने पितामह के नाम पर रखा, क्योंकि ये इम्माड़ी जैसे उसे नरसनायक से क्या कर रहा है? चिढ़ रहा है ना, द्वेष रख रहा है, तो उसके नाम पे नहीं रखेगा, बल्कि नरसनायक के पापा के नाम यानी अपने दादा के नाम पर ये वंश का नाम रख देगा। यहां तक समझ आ गए? तुलुप वंश का पहला शासक वीर नरसिंह। दूसरा शासक कृष्णदेव राय। टाइम पीरियड 1509 से 1529। सबसे महत्वपूर्ण शासक जिसके बारे में हमें डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? टाइम पीरियड याद रखना, पूछा गया है, याद रखोगे? पहली चीज, ये महान शासक होने के साथ साथ क्या है? कला का बहुत बड़ा प्रेमी भी है। क्या है ये? कला प्रेमी। अब कला प्रेमी है तो इसके दरबार में कैसे लोग होंगे? विद्वान होंगे, कवि होंगे, साहित्यकार होंगे, होंगे नहीं? तो इसके कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में अष्टदिग्गज यानी 8 विद्वानों का समूह रखा। तो अष्टदिग्गज किसके काल में? कृष्णदेव राय के काल में। अष्टदिग्गज का मतलब 8 विद्वानों का समूह। ऐसा ही अष्टदिग्गज कहीं और था जिसे अष्टप्रधान के नाम से जानते हम, पढ़ा है? अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? बताओ बताओ। ऑप्शन नहीं होता यूपीएससी की परीक्षा में, ऑप्शन नहीं है। अपने दिमाग पे भरोसा रखो। ऑप्शन जो पूछता है उससे हमें नफरत हो जाती है। चलो बताओ। अच्छा, नवरत्न किसके दरबार में थे प्राचीन भारत में? चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, चंद्रगुप्त मौर्य। और अशोक के काल में भी होंगे, है ना? है ना? देख लो, क्या फायदा?
तुम लोग को नवरत्नों के नाम भी याद लिखाए थे हमने। किसके काल में? कालिदास किसके काल में? अच्छा बताओ, देखें। कालिदास की 7 रचनाओं के नाम बताओ। पीछे झाड़ू लगा लो, झाड़ू लगी है ऑलरेडी, झाड़ू तुम लोग के। कुछ याद है? नाम याद करो। हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और कुमार संभवम और इसमें से कितने नाटक हैं और कितने काव्य हैं? कुछ याद आ रहा है? 3 नाटक है, 4 काव्य। नाटक कौन कौन से हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, और कुमार संभवम नाटक है, और जब हम बता रहे हैं कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज हैं। अष्टदिग्गज मतलब 8 विद्वानों का समूह। तो अष्टदिग्गज जैसा ही अष्टप्रधान सुना है कभी तुमने? वो किसके दरबार में था? अष्टप्रधान। अच्छा छोड़ो, अष्टप्रधान छोड़ो। नवरत्न किसके दरबार में थे प्राचीन भारत में? डबल डबल डबल। हाय भगवान, तुम्हारा भरोसा था हमको भाई, तुमने तो यार मेरा भरोसा तोड़ दिया। चंद्रगुप्त सेकंड का नाम नहीं याद आ रहा है, शिवाजी का नाम नहीं याद आ रहा है, गलत बात है। चलो, तो ये महान शासक होने के साथ साथ कला का बहुत ज्यादा बड़ा प्रेमी भी था। इसकी तुलना इस वजह से कभी कभी कुछ इतिहासकारों ने हर्षवर्धन से की। किससे की? यानी जैसे पूर्व मध्यकाल में शक्तिशाली शासक, साहित्य का प्रेमी, कला का प्रेमी शासक हर्षवर्धन है, ठीक वैसे ही विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय भी कला और साहित्य का प्रेमी है। जिस वजह से इसकी तुलना किससे की गई? हर्षवर्धन से। तो हर्षवर्धन ने कुछ साहित्य लिखा है, ठीक उसी प्रकार कृष्णदेव राय ने भी साहित्य लिखा है। तो पहले ये बताओ, हर्षवर्धन के साहित्यों के नाम बताओ जरा। हर्षवर्धन ने क्या क्या साहित्य लिखा है बताओ? हर्षचरित बाणभट्ट की किताब है, लतियाए जाओगे। हर्षवर्धन ने बाणभट्ट, हाँ 3 रचनाएं की हैं, बताओ कौन कौन सी? बोलने से पहले सोचा करो, लतियाने से हम सोचेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। हर्षचरित वहां पे ऑप्शन में आएगा और तुम लगा दोगे। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि है वो। फिर बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा, लेकिन हर्षवर्धन भी साहित्यकार व्यक्ति है, इसने भी 3 रचनाएं की हैं। कौन कौन सी? हाँ हाँ, गलत बात है ना फिर। तो जिस प्रकार से हर्षवर्धन ने लिखा है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ठीक वैसे ही कृष्णदेव राय ने भी 5 किताबें लिखी। कितनी? देखो कौन कौन सी। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित, मतलब लिखित ग्रंथ पहला कौन सा है? तो तुम बताओगे, जाम्बवती कल्याणम। ये किसका ग्रंथ है? कृष्णदेव राय का। किस भाषा में है? तो आप कहेंगे संस्कृत। हाँ, और बल्कि विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। वहाँ कौन सी भाषा बोली जा रही है? वहाँ की राजकीय भाषा कौन सी है विजयनगर की? तेलुगु। तेलुगु भाषा होने के बावजूद भी कृष्णदेव राय किस भाषा में ग्रंथ लिख रहा है? यानी इसको संस्कृत का भी बढ़िया ज्ञान है। दूसरी किताब का नाम
ये तो सुना होगा तुम लोग ने यार, आमुक्तिमाल्यद सुना है? ये तेलुगु साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है। किस भाषा में लिखा गया है? 2 किताबें हो गई, तीसरी स्वरचित संभव, चौथी ऊषा परिणय, और 5वीं मनुचरित। क्योंकि साहित्य वो भी लिख रहा है हर्षवर्धन, और साहित्य ये भी लिख रहा है, इस वजह से उसको हर्षवर्धन के साथ, यानी इसको कहा गया कि विजयनगर का हर्षवर्धन कौन है, तो आप कहेंगे कृष्णदेव राय। समझ गया मेरी बात? पक्का? अष्टदिग्गज किसके दरबार में है? अष्टदिग्गज किसके दरबार में है? तो आप कहेंगे कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज का सबसे प्रधान, जैसे नवरत्नों का प्रधान कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों का प्रधान कौन है? प्रमुख कौन है? कालिदास। ठीक उसी प्रकार से अष्टदिग्गज का प्रधान कौन है? अल्लासी पेडन्ना। ये सब नाम बिल्कुल याद होने चाहिए आपको, समझ रहे हो? चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्न पूरे याद हों। कालिदास, अमरदास, बराहमिहिर, धन्वंतरी, घटकरपक, छपड़क, बेताल भट्ट और लास्ट शंकु। ये कौन सा काम करना है ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे धन्वंतरी क्या है? चिकित्सक है। घटकरपक क्या है? देखो, खगोल शास्त्री। बेताल भट्ट क्या है? जादूगर है। शंकु कौन है? वास्तुकार है। वरामिहिर कौन है? ज्योतिषाचार्य, खगोल शास्त्री है। और उसके बाद अमरदास कौन है? ये भी कालिदास की तरह साहित्यकार है। क्यों नहीं याद कर रहे हो तुम लोग ये सब चीजें? वो मैचिंग को कराने की पूछ लेगा, वो कभी भी कालिदास नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा छपड़क, घटकरपक, शंकु और बेताल भट्ट, और यहां पे उनका प्रोफेशन पूछ लेगा। कब याद करोगे? फिर लगेगा नहीं यूपीएससी बहुत कठिन क्वेश्चन पूछता है भाई, ऐसे नहीं होगा। नहीं होगा ना फैक्ट याद कर पा रहे, ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो करोगे क्या फिर? अब भीड़ चली जा रही है। 90% ऐसी भीड़ है जिनको बस हवाबाजी करने का मन करता है। भाग गए मुखर्जी नगर, भाग गए करोल बाग, पैसा लेके एंजॉय किया पूरा 2 साल मजे से, लड़की घुमाई, दारू पी, सिगरेट पी, वापस आ गए। सच्चाई ये है, 90% लोगों की बात कर रहे हैं हम, और जो बढ़ रहे हैं वो 10% हैं। वो सिर्फ मुखर्जी नगर नहीं, पूरे भारत में, और वही 10% रिजल्ट देते हैं। बाकी 90% सिर्फ हवाबाजी। टहलो, घूमो फिरो, मैकडी का बर्गर खाओ, CCD की कॉफ़ी पियो, गर्लफ्रेंड घुमाओ, उसको महंगे महंगे गिफ्ट दो, और जब बाप का पैसा खत्म हो जाए तो वापस आ जाओ। तो क्या किए पापा? 2 साल मुखर्जी नगर तैयारी की। तो क्या किए बेटा? तो चंद्रगुप्त सेकंड के हमें नवरत्न नहीं याद हैं। ये कहानी तुम्हें यहां भी देखने को मिल गई है ना, फिर भी क्यों नहीं समझ में आ रहा है? 2-2 साल का तुम्हारा उनका वो है, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस। और मुखर्जी नगर की नामी गिरामी, नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि ऑनलाइन आ जाएगा। बताया था तुम लोग को, नामी गिरामी क्लास है कि नहीं? बिल्कुल अलग ही लेवल की क्लास है कि नहीं? और आके ज्ञान क्या मिला उनको? तो उनको राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया नहीं याद थी। अब सर बताओ क्या करे, सर बताओ क्या करे, तो करो। तुम्हारे बैच में एक लड़के आया था, कहाँ क्या था, बहुत बड़ा नाम है ना, क्या हुआ? तो बस टैब खोल लिया, एक भी सही जवाब दे पाया था वो। और कितने साल, लगभग 10 लाख रुपए खर्च किए होंगे, और 2.5 साल तुमने अपना बेस कीमती समय बर्बाद कर दिया। कहाँ पर? फलाने कोचिंग। बाप रे बाप, आदमी सुन के घबरा जाए, अरे यहाँ का पढ़ा बहुत विद्वान होगा। क्या विद्वान? कुछ नहीं आया, क्या फायदा हुआ? तो ना ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ना ही फैक्ट याद है।
और कह रहे हो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की। क्या किया तो मुखर्जी नगर, करोल बाग। अब यहां पर जब इजी में तुम्हें सब कुछ मिल रहा है तब भी तुम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। घोल के पी जाओ इसको, फिर भी तुम लोग को वही चीज क्या बोलते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। यहीं पे अगर वो लगा होता टैग अन अकेडमी PW, कोर्स बिक रहा होता मेरा 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए का, है ना। नहीं, ये भी ब्रांड बनेगा, देख लेना तुम। आज लिख के रख लो, ये ब्रांड बनने वाला है बहुत जल्दी। आज मतलब टाइम तो लगेगा ही, लेकिन हाँ ये ब्रांड बनेगा मेरी वजह से, देख लेना। आज नहीं तो कल, बस लगे रहना पड़ता है। किसी ने बहुत बड़ी बात बोली, बढ़िया बात बोली थी कि जब लोग आपको गाली दें, अभी पॉडकास्ट आ रहा था, जब आपको लोग गाली दें तो आप सर नीचे करिए, अपना काम करिए। जब आपको लोग कोसें, आप सर नीचे करिए, अपना काम करिए। जब आपको बेइज्जती करें लोग तो अपना सर नीचे करिए, अपना काम करिए। जब आप असफल हो रहे हैं तो सर नीचे करिए, अपना काम करिए। जब आप सफल हो रहे हैं तब भी सर नीचे रखिए, अपना काम करिए। और आप साल 6, 2 साल, महीने, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां तक आपने भी नहीं सोचा होगा कि क्या सच में हम डिजर्व करते हैं सब चीज़ों को। बस एक चीज़ लगाओ घोड़े वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, ना इधर देखो ना इधर देखो, बिल्कुल सीधा एक रास्ता, एक गोल देखते रहो, देखते रहो, काम करते रहो, वो कभी ना कभी तुम्हें मिल जाएगा। वो नाम नहीं याद आ रहा, बढ़िया उसने बात बोली थी, करके देखो ना, करो। 100 बार बोल चुके हैं तुम लोग से कि जाओ मुखर्जी नगर जाओ, एक बार देख के आओ माहौल। करोल बाग जाओ और देख के आओ, अपने नोट्स और वहाँ के नोट्स से कंपेयर करो। खुला चैलेंज, ओपन चैलेंज आपके सामने, माइक में भी, ऑनलाइन कैमरे में, आप कंपेयर करिएगा मेरी पढ़ाने और अदर क्लासेस के बारे में। ये खुला चैलेंज कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हो? और तुम लोग को जब इजीली मिल रहा है तब भी नहीं कर रहे हो। ऑफलाइन तुम यहाँ पे बैठे हो तब भी मेरा फायदा नहीं उठा पा रहे हो, क्या होगा फिर? कर लो ना यार। पेपर 1 साल भी नहीं बचा, अब 26 मई, 25 मई, 24 मई, 26 मई, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कौन सा पेपर, कब है पेपर? 25 है सर, 26 को है। फिर आज दिन कौन सा है? 16 सितंबर हो गए, कितने दिन बचे हैं? सितंबर हटा दो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 महीने। आ गया, खोपड़ी पे आ गया है। जब आए थे तब भी तारे नहीं सर 2 साल है, 24 महीने हैं, अब 7 महीने, पता नहीं चलेंगे, उड़ जाएंगे। और फिर से बता रहे हैं, ये 12 अक्टूबर को आप हम मेरे पेपर को, मतलब सॉरी यूपीपीसीएस के पेपर को, जो पेपर है ना, और नोट से कंपेयर करना। फिर से 2 दिन की छुट्टी लो, मत आओ क्लास। 12 तारीख के बाद सिर्फ 13 और 14 को सभी लोग मिल जाओ, आपस में बैठ लो, सारे रजिस्टर रख लो, और वो क्या बोलते हैं, पेपर देख लो, कौन सा क्वेश्चन मेरे नोट से आया है, कौन सा नहीं आया, चेक करो ना। फिर से बोल रहे हैं 75 क्वेश्चन से ऊपर तुम्हें इतने नोट से मिल जाएगा। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो जो कराया हमने, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और क्या है हो गया, एनवायरमेंट कितना बोल दिया हम, कौन से क्या क्या चीज़ हो चुकी हैं आज हमारी क्लास में? आर्ट एंड कल्चर। 7 पोर्शन से 70+ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ना मिले तो अगले दिन से आप कहना कि सर हम ऑफलाइन क्लास नहीं लेंगे आपकी, कोई गिला शिकवा नहीं होगा हमसे तुमसे। बाहर मिलोगे, नमस्ते एक्सेप्ट करेंगे, नमस्ते करेंगे भी। तो चेक करो, जब चीज़ें मिल रही तो उसको करो यार, नहीं तो चीज़ें खराब हो जाएंगी भाई, टाइम बीतता चला जाएगा, हाँ है ना। चलो, तो क्या ये याद रखोगे? जामवती कल्याणम, आमुक्त माल्यद, स्वचरित, संभव, उषा परिणय और मनोचरित। ये किसकी किताबें हैं? कृष्णदेव राय की। संस्कृत। तेलुगु भाषा का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा? किसने लिखा? कई बार जाके पूछा, आमुक्त माल्यद रचना किसकी है? कृष्णदेव राय की। कईयों बार पूछा ये क्वेश्चन।
जाम्बवती कल्याणम की एक बार पूछा है विषय, सॉरी भाषा संस्कृत, ठीक है। अब ये समय देखो किसका टाइम है, ये 1509 से 1529, ये कृष्णदेव राय का टाइम है। अब सोचो इस काल में भारत की स्थिति कैसी है, कुछ राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है भारत में, क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो 1526 में भारत में मुगल आ चुके हैं। जैसे ही मुगल आएंगे कौन आएगा, बाबर। बाबर अपनी एक आत्मकथा लिखेगा जिसका नाम तुझो के बाबरी या बाबरनामा। क्या नाम है, ये एक ही है, या बाबर नामा। इस बाबरनामा में बाबर ने कहा कि तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक यदि कोई है तो वो, नहीं समझे। इब्राहिम लोदी की तुलना भी इसने की कि इब्राहिम लोदी भी बेकार शासक था। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो वास्तविक सत्ता दिल्ली में नहीं है बल्कि दक्षिण भारत में है, और उस व्यक्ति का नाम है कृष्णदेव राय। तो बाबरनामा में भी इसकी बड़ाई की गई है। कैसा व्यक्ति होगा, होगा कि नहीं होगा, समझ लो। फिर देखो कृष्णदेव राय के बारे में, हाँ कृष्णदेव राय ने एक काम और किया। जब यह सत्ता पर था, यानी मृत्यु से पहले ही इसने अपना उत्तराधिकार घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और कहा कि इसके बाद, मतलब मेरी मृत्यु के बाद, मेरा चचेरा भाई अच्युत देव राय गद्दी पर बैठेगा। नहीं समझे। तो ऐसा कौन सा विजयनगर का शासक है जो मरने से पहले ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर गया। वैसे एक बाप अपने बेटे को उत्तराधिकारी घोषित करता है ना, लेकिन ये कैसा व्यक्ति है, इसने अपने चचेरे भाई को गद्दी सौंपने का डिसीजन लिया। मोहब्बत थी, प्यार था, और इसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट शासक कौन आ गया, अच्युत देव राय। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। कृष्णदेव राय ने एक काम और किया कि संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य से विवाह कर को पूरी तरह से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, जिसकी शुरुआत वीर नरसिंह ने की थी। वीर नरसिंह ने सिर्फ विजयनगर अपनी राजधानी से विवाह का समाप्त किया, और इसने एक कदम आगे बढ़ के पूरे साम्राज्य से ही विवाह कर समाप्त कर दिया। पकड़ पाए मेरी बातें, पक्का। तो शक्तिशाली शासक कौन है, पूरे विजयनगर साम्राज्य में या तुलुक वंश की बात करें तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद कौन कौन आ गया, अच्युत देव राय। 1530 से 1542, ठीक है। क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, बस ये समझो कि जब अच्युत देव राय को कृष्णदेव राय गद्दी दे चुका है तो ऐसे में खुजली किसको होगी, उसके बेटे को। उसके बेटे का नाम है सदाशिव राय, और कृष्णदेव राय के सेनापति जिसका नाम है राम राय। अच्युत देव राय के गद्दी पर बैठने के बाद राम राय को सर्वाधिक दिक्कत हुई। इसने सदाशिव राय को संरक्षण दिया, और सदाशिव राय के हाथों अच्युत देव राय की हत्या करवा दी, और तुलुक वंश का अंतिम शासक कौन बन के बैठ गया। मेरी बात पकड़ पाए, पक्का। देखो इतिहास क्या होता है ये बताओ पहले। इतिहास को पढ़ते समय तुम्हें यह पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। विजयनगर साम्राज्य में कभी भी कुछ पूछा गया है तो उसका सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पूछा गया है, या कृष्णदेव राय के बारे में पूछा गया। इनका शासनकाल, ये कब गद्दी पर बैठा, ये कब गद्दी पर उतरा, इसने किसको मारा, कभी भी नहीं पूछा गया। बस इस पूरे विजयनगर साम्राज्य में 2 युद्ध पूछे गए, एक सोनार की बेटी का युद्ध, याद आया, और दूसरा रक्षसी तंगड़ी का युद्ध।
तो सोनार की बेटी का युद्ध हो चुका है। अब आखिरी शासक सदाशिव राय और बहमनी साम्राज्य के 4 वंशों के खिल में क्या होगा? राक्षसी तंगड़ी का युद्ध होगा, जिसे तालीकोटा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए? तो बाकी ऐसे ऐसे करो और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ के नोट्स बनाओ, निकल लो आगे। क्योंकि सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं पढ़नी ना तुमको, सिर्फ पॉलिटी ही नहीं पढ़नी है, सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़नी, बल्कि पूरा कंबाइन करके पढ़ना है। हिस्ट्री अगर सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने लगो और सही से पढ़ने लगो तो 5 साल भी आपके लिए कम पड़ जाएंगे, इतनी हिस्ट्री है। क्या क्या पढ़ोगे? विद्वान बनना है कि आईएएस बनना है? विद्वान बन जाना, आईएएस बन जाओ। उसके बाद तुम्हें मजा आ रहा है तो खूब पढ़ना, बाबर नामा भी ले आना, वो भी मिल जाएगी तुमको, ले आना, पढ़ते रहना। अभी सिर्फ अपने काम की चीजें देखो, बाकी चीजें भूल जाओ। इंटरेस्ट आ भी रहा है तो उस इंटरेस्ट को क्या करना है? रोक के रखना है। क्योंकि तुम्हारा 24 घंटे के समय में इतिहास मैक्सिमम 1 या 1.5 घंटा ही पढ़ सकते हो, उसके बाद तुम्हें कहीं ना कहीं स्किप करना पड़ेगा ना। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आंसर राइटिंग भी करनी है, पीवाईक्यू भी देखना है, नहीं समझे? तो इसलिए बढ़ो आगे। कहाँ पे आ गए हम? अब अच्युत देवराय ने क्या किया, किसके साथ युद्ध किया, नहीं मतलब है मेरे भाई, वो नहीं पूछा गया कभी अच्युत देवराय, तो क्यों पढ़ाएंगे हम तुम्हें? कहाँ जाओ, बस इतना याद रखना कि अच्युत देवराय को कृष्णदेवराय ने पहले ही, मरने से पहले गद्दी दे दी थी। ऐसे में इसका बेटा और राम राय जो सेनापति, इनके बीच क्या होगा? षड्यंत्र रचेंगे और षड्यंत्र करके अच्युत देवराय को मारकर सदाशिव राय को गद्दी मिल जाएगी। बस। आखिरी शासक कौन? आखिरी कौन? सदाशिव। (1570). ठीक है, देखो क्या हुआ। इसको शासक बनाया किसने? राम राय ने। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में? यानी सत्ता के केंद्र में कौन बैठा है? राम राय। क्योंकि ये अल्प वयस से छोटा है, इस वजह से उसको ये दबा दे रहा है और सारे शासन की बागडोर अपने हाथों में लेके रखा है। ठीक है, समय आ गया 1565। कौन सा? और इस 1565 में 23 जनवरी को एक विध्वंसकारी युद्ध हुआ। किसके बीच? तो एक तरफ विजयनगर साम्राज्य और दूसरी तरफ बहमनी साम्राज्य। जब विजयनगर साम्राज्य है, ठीक उसी प्रकार बहमनी साम्राज्य भी है ना। कहां पर? दक्षिण भारत में। ये मुस्लिम साम्राज्य है और ये हिंदू साम्राज्य। लड़ाई किसके लिए हो रही है? कल बताई क्लास में हमने। ये काहे लड़ रहे हैं बार बार? किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? हाथी, कुत्ता, घोड़ा, बैल, भैंस? हाँ, हाथी के लिए। और तुम तो कल क्लास देख चुके, तुम तो कल लिए भी थे क्लास, तुम भी ली थी। फिर विजयनगर साम्राज्य के लिए लड़ रहे हैं, दिल्ली के लिए लड़ लेना, काहे के लिए यहां बैठे, वहां जाए। रायचूर दोवाब, ये दोनों लड़ाइयों के खुजली कौन है? बीच में स्थित रायचूर, जो किस दो नदियों किनारे है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी किनारे। इसी दोआब के लिए कहा गया कि एक हाथी के बैठने की जगह पर इतना अनाज उग जाता है कि एक परिवार सालों खाना खाता है। तो क्या दिखा रहा है? रायचूर की उपलब्धता दिखा रहा है ना। नहीं समझे मेरी बात? तो रायचूर दोआब के लिए युद्ध हो रहा है, किसके बीच? यानी बहुत सालों से। इसकी शुरुआत हरिहर के समय हो गई है, लेकिन आज 1565 में यह युद्ध बहुत ही विध्वंसकारी होगा। कैसा होगा? विध्वंसकारी। एक तरफ विजयनगर, कौन? तो भाई और भाई, सदाशिव राजा, और सदाशिव के सहायता देने के लिए उसका सेनापति राम राय। यहां पर कौन है? बहमनी। बहमनी में 4 संघ। पहला गोलकुंडा, दूसरा अहमदनगर, बीजापुर और बीदर।
बरार शामिल नहीं था। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य एक तरफ और दूसरी तरफ बहमनी साम्राज्य। कौन कौन लड़ रहा है? तो गोलकुंडा के शासक लड़ रहे हैं, अहमदनगर के निजाम लड़ रहे हैं, बीजापुर के आदिल शाही लड़ रहे हैं, बीदर के बरीद शाही लड़ रहे हैं। ये पूरा संघ एक तरफ है और इस तरफ कौन है? कौन जीतेगा? बहमनी साम्राज्य जीत गया और विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई। समझ गए? ये जब बहमनी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश है, अहमदनगर में निजाम शाही वंश है, बीजापुर में आदिल शाही वंश है, बीदर में बरीद शाही वंश है, और एक और है इसका संघ का हिस्सा बरार, बरार में इमाद शाही वंश है। लेकिन इस संघ में बरार शामिल नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि गोलकुंडा और बरार के मध्य मतभेद थे। ऐसे में गोलकुंडा ने कहा कि यदि ये शामिल होगा तो हम अपने आप को बाइकआउट कर जाएंगे, क्योंकि ये शक्तिशाली हैं। इसलिए तीनों ने कहा कि नहीं, आप चलिए, इनको छोड़ दो। समझ में आ गई बात? अगर पूछा जाए इस संघ का प्रमुख कौन है, तो आप कहेंगे बीजापुर। बीजापुर में एक व्यक्ति है जिसका नाम अली आदिल शाह है। ये अली आदिल शाह इन चारों संघों का सेनापति था, शक्तिशाली है, इसने इनको हरा दिया। हाँ, बीजापुर बहुत सारी जगह बीजापुर है, कर्नाटक में है ये। ठीक है, मेरी बात समझ गए? पक्का? यानी तालीकोटा, इसका नाम क्या युद्ध है? तालीकोटा का युद्ध। इसी को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहते हैं, और या इसी को बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं। तो तीनों नाम है, ठीक है? तालीकोटा जगह है, राक्षसी तंगड़ी उसका नाम, और बन्नी हट्टी भी उसका अलग नाम। तो नाम कोई भी हो, युद्ध यही याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक तरफ विजयनगर, दूसरा बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य कौन शामिल नहीं हुआ? तालीकोटा की युद्ध में निम्न में से कौन शामिल नहीं हुआ? 4 के बाद एक पांचवा ऑप्शन देगा बरार, और तुम्हें क्या लगाना है? बरार शामिल नहीं हुआ था। समझ गए? क्यों नहीं हुआ था वो भी बता दिया। इसका संघ का प्रमुख कौन है, तो नाम बताओगे, बीजापुर का अली आदिल शाह। ठीक? अरे नहीं, वो नहीं है। हाँ हाँ हाँ, समझ गए मेरी बातें? अब ये क्या होगा, सदा राम राय की हत्या कर देगा अली आदिल शाह। यानी युद्ध के दौरान ही अली आदिल शाह राम राय को पकड़ के मार देगा और सदा से भाग जाएंगे। कहाँ भागेंगे? पेनकोंडा। तीसरी राजधानी समझ में आ गई? पहली एनाकोंडी, दूसरी विजयनगर, तीसरी 3 आगे, चौथी अभी आएगी। यानी तीसरी राजधानी किसने बनाई? तो तुलुप वंश के सदाशिव राय ने। आ गई बात समझ में? भाग गए, भाग के ये 5 साल आराम से रहेंगे। कहां पर? 1565 से 70 तक। ठीक है, 70 में इनको एक व्यक्ति ढूंढेगा जिसका नाम है तिरुमल, और तिरुमल सदाशिव राय की हत्या करके एक नए साम्राज्य की स्थापना करेगा जिसका नाम अरबीडो वंश होगा। नहीं समझे? 1565 में बन्नी ठन्नी का युद्ध हुआ। युद्ध में राम राय मार दिया गया, सदाशिव भाग के पेनकोंडा चला गया, पेनकोंडा को अपनी राजधानी बना लिया, 5 साल तक वहीं तक रहेगा। फिर तिरुमल उसको ढूंढ लेगा और उसकी हत्या कर देगा, और करके अरबीडो वंश की स्थापना कर देगा। आ गई बात समझ में? तो आखिरी वंश कौन सा? अरबीडो वंश। टाइम पीरियड 1570 से 1652। कुछ नहीं याद करना, बस इस बोर्ड में देखना। पहला कौन है संस्थापक? तो आप कहेंगे तिरुमल। सब है, सब है, सब आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। हाँ, ये अकबर का समय चल रहा है भाई। अकबर दिल्ली में बैठा है ना, यही किसकी कहानी चल रही है? ये प्रांतीय राज्य विजयनगर, दक्षिण भारत की कहानी चल रही। तिरुमल आ गया। तिरुमल के बाद रंगा, रंगा के बाद वेंकट द्वितीय, और सबसे आखिरी शासक
श्रीरंग थर्ड, बस। अरवाड़ी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, ठीक है। वेंकट द्वितीय, इसने ईयर नहीं याद आ रहा है, इसने क्या किया, यानी पेनकोंडा से राजधानी चेंज की और कहां ले गया, चंद्रगिरी। 4 राजधानी हो गई, तो पहला अनेकोंडी, दूसरा विजयनगर, तीसरा पेनकोंडा और चौथी चंद्रगिरी। मेरी बात समझे, पक्का। वेंकट द्वितीय के समय ही 1612 ईस्वी में मैसूर में अडियार वंश या वडियार वंश की स्थापना हो गई। नहीं समझे? अब मैसूर में एक नया प्रांतीय राज्य आ गया। अब विजयनगर के इन शासकों के बीच और मैसूर राज्य के बीच क्या होगा, गुत्थम गुत्थी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, और मैसूर राज्य शक्तियों को आगे बढ़ा ले जाएगा और इनका पतन हो जाएगा। हाँ हाँ, सब आ रहे हैं, ये सब भारत में प्रवेश हो गया है। अंग्रेज भी आ रहे हैं धीरे धीरे। 1612 का टाइम सब लोग आ चुके ना भारत में। अंग्रेज आ चुके कि नहीं आ चुके? अबे 1600 में तो अंग्रेज आ गए हैं, फिर 1612 में कौन आया है? डच आए हैं? पहले कौन आया? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, ठीक है। दूसरा, हाँ, तो ये समय किसका है? सब आ चुके हैं। फ्रांसीसी नहीं है, बाकी सब आ चुके हैं। फ्रांसीस 1664 में आएंगे ना, ठीक। तो अब क्या हो गया, मैसूर राजवंश स्थापित हो गया है। किसने? अडियार वंश। अब ये अपनी शक्ति को बढ़ाएगा और विजयनगर से लड़ाई करता रहेगा, जिसकी वजह से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाएगा। समझ गए? 1612 के बाद एक शासक श्रीरंग थर्ड, और मैसूर से लड़ते हुए श्रीरंग सेकंड थर्ड की और अरवीडू वंश की, दोनों का ही पतन हो जाएगा और विजयनगर साम्राज्य का भी पतन हो जाएगा। समझ गए? खाओ कसम, पक्का। चलो फिर से देख लो। विजयनगर में हमने संगम वंश पढ़ लिया। टाइम पीरियड 1336 से लेकर 1485। फिर इसके बाद सुलभ वंश पढ़ा 1485 से 1504। फिर हमने तुलुव वंश पढ़ा 1505 से 1570, और आखिरी में अरवीडू वंश 1570 से 1652। लगभग सभी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके सामने आ चुकी हैं। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एक चीज और देख लो थोड़ा सा। 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था 2 साल पहले। ये क्या है? रक्त की रेहू। तो थोड़ा सा समझना क्या लिखा है ये, रक्त। एक भूमि है ये, ठीक है। अब सोचो ये भूमि दी किसको जाएगी? तो जिसका रक्त बहेगा। रक्त बहता किसका है? किसानों का रक्त बहता है, उनका पसीना बहता मेरे भाई। जो सैनिक है ना, जो सैनिक युद्ध में हताहत होंगे उनको, तो सेना में सैनिक जो युद्ध भूमि में शहीद हो रहे हैं, उनको दी गई दान में भूमि क्या कहलाएगी? रक्त की रेहू। यूपीएससी ने पूछा था, इसको एलिमिनेशन टेक्निक से किया जा सकता था, अदरवाइज ये शब्द कहीं भी किताब में नहीं था। तो अगर टेम्परामेंट है और एलिमिनेशन टेक्निक आती है और अपने ऊपर भरोसा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी सही हो जाते। ऑप्शन 4 थे। एक था कि ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, दूसरा था जागीर भूमि, तीसरा था मंदिरों को दान में दी गई भूमि, चौथा था युद्ध में मारे गए सैनिकों को दान में दी गई भूमि। तो रक्त से रिलेट कर गए तो क्वेश्चन कर ले जाओगे, नहीं तो समझ गए ना। चलो ओके।
बाकी मिलते हैं हम लोग कल। बाय।